स्टार्ट योर ऑन क्लॉथिंग ब्रांड इन जस्ट 5000। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 5000 रुपये में आप अपना एक क्लॉथिंग ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको B2B B2C में हेल्प करेगा। अब देखो इसमें ना मैं आपको सिर्फ 10 स्टेजेस में लेकर जाऊंगा। उस 10 स्टेजेस के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है। ओके, सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इशरत नाज। इशरत नाज ग्रुप्स एक क्लॉथिंग ब्रांड है जो कि लेडीज, जेंट्स और फ्रेग्रेंस में है। अभी मैं आपको अगर इनका सूट दिखाऊं तो ये देखेंगे वाला ये जो है सूट है ये इशरत नाज ग्रुप्स का है, ठीक है। और इनकी फ्रेग्रेंस भी है, फ्रेग्रेंस बहुत आला है, कसम से बहुत आला है भाई, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद आई, ठीक है। और रिव्यूज़ भी मैंने चेक करे और देखे तो तुम अगर पाकिस्तान में रहते हो तो तुम किसी भी बड़े मॉल वगैरह में जाओगे तो तुम्हें इशरत नाज फ्लोरा या फिर इशरत नाज फोर जेनजीज, ठीक है ना, ऐसे इनके दो आर्टिकल्स हैं, ये तुम्हें मिल सकते हैं मॉल्स के अंदर ना, ठीक है। इनके वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट। तो स्टेप वन इज टारगेटेड योर मार्केट, टारगेट योर एरिया एंड टारगेट योर प्रोडक्ट। इस स्टेज के अंदर आपके करना होगा, पहले तो अपने टारगेट एरिया देखना पड़ेगा। टारगेटेड एरिया क्या होता है? टारगेट एरिया होता है जैसे कि अगर मैं कराची में रह रहा हूँ ना तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं अपना प्रोडक्ट किस लेवल का बना रहा हूँ और किन लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि ये जो कुर्ता है बोला, ये इन्होंने टारगेट किया था पहले DHA वगैरह में। तो DHA के अंदर इन्होंने अपना टारगेट करा, उसके बाद इस्लामाबाद में लेके गए और देन ऑल ओवर पाकिस्तान। देखिए द टॉपिक, टारगेट योर ऑडियंस, टारगेट योर मार्केट एंड टारगेट योर क्लॉथिंग्स, ओके, एंड देन टारगेट योर एज ग्रुप। ओके, फर्स्ट स्टेप में आपने सिर्फ यही करना है, अपना एक टारगेट एज ग्रुप रखना है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और टारगेट ऑडियंस क्या होती है? जैसे कि आप जेनजीज को टारगेट कर सकते हैं 18 to 35, बस आपने एक सिंपल सा ये रूल रखना है। ओके, टारगेट एज ग्रुप हो गया आपका। अब टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस में आपको सिर्फ या तो जेंट्स स्टार्टिंग में या तो सिर्फ आपने जेंट्स रखना है या तो लेडीज रखना है, आपने दोनों नहीं रखना है, आपने किड्स भी नहीं रखना, आपने सिर्फ लेडीज या फिर जेंट्स रखना है। ओके, ये आपकी ये दूसरी चीज़ हो गई। एंड द थर्ड वन इज टारगेट एरिया। तो टारगेट एरिया आपके जैसे मिसाल के अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ना आप जिस एरिया में रह रहे हैं ना उसी के आसपास देखना पड़ेगा कि जहाँ पर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग रह रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को आपने टारगेट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या वो लोग क्या पहन रहे हैं और उनका क्या ट्रेंड है और क्या वो स्टाइल है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप में, मोस्ट सेलिंग आइटम्स। ठीक है, मोस्ट सेलिंग आइटम्स को मतलब है कि आपके पास जो भी आपके एरिया के अंदर जो भी मोस्ट सेलिंग आइटम्स है ना, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फॉलो कर रहे हैं, आपको बस ये चीज़ नोटिस करनी है कि वो लोग क्या पहन रहे हैं, लेडीज जेंट्स में, ठीक है ना, उनका ट्रेंड क्या है, ठीक है, और वो किस लेवल पर बाई कर रहे हैं, कितनी उनकी प्राइस। सिर्फ दैट्स इट, इतना ही करना है आपने, इससे आगे कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट फाइंड कर लिया दूसरे स्टेज के अंदर, ठीक है, आपने बस ये देख लिया कि ना कौन से युग के कौन से लोग क्या क्या पहन रहे हैं। ओके, ये हो गया आपके दूसरे, और इसके आपने लेने हैं सैंपल्स। ओके, ये आपने सैंपल्स बनवाने हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी भी और आप कुछ भी ले सकते हैं, आपने सैंपल्स लास्ट में लेना है, ठीक है। ये आपके दो स्टेजेस हो गए। और थर्ड में आता है कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन में आपको क्या करना होगा, आपको चीज़ें कस्टमाइज करनी होगी। जैसे कि आपने एक सैंपल लिया है ना, उस सैंपल को आपको कस्टमाइज करना होगा। अगर आप कोई टी शर्ट ले रहे हैं तो उसको आपको कस्टमाइज लाजमी करना होगा, क्योंकि अगर आप कस्टमाइज नहीं करेंगे या फिर उसको मॉडिफाइड करेंगे ना तो वो प्रोडक्ट कॉपी लगेगा, ठीक है। और आपको ये कॉपी नहीं करनी, आपको यूनिकनेस लानी है। अगर आपको स्टार्टिंग से 5000 रुपीज़ में अपना क्लॉथ ब्रांड स्टार्ट करना है ना, तो सिर्फ आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर कस्टमाइजेशन आपको 3 to 4 चीज़ें ऐसी चेंज करनी है, जैसे कि अगर आपने सिंपल टी शर्ट ली है ना, उस सिंपल टी शर्ट के अंदर आपने कॉलर लगा दी, और जो है आप रिबन लगा सकते हैं, अपना ब्रांड का नाम लगा सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और अवर ये इट्स ऑल अबाउट यू। आपने 3 से 4 कस्टमाइजेशन करनी, मॉडिफिकेशन हो गई। फोर्थ स्टेप इज ब्रांड पैकेजिंग हो गया, दैट्स इट। ब्रांड पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, आप जो अपने पैकेजिंग रख रहे हो ना, सिर्फ आपने कितने की चीज़ें स्टार्टिंग और 5000 रुपीज़ में आपने क्या करना, सिर्फ 500 का मतलब 500 रुपये में आपने सिर्फ पैकेजिंग पे लगाने हैं। वो भी आप किसी से भी सैंपल दे सकते हैं, या फिर दराज वगैरह, या इंडिया के अंदर जो भी चल रहे होते हैं, या बांग्लादेश में पाकिस्तान में जो भी चल रहे होते हैं ना, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है, दस से। या आप लोकली परचेज कर सकते हैं, पैकेजिंग में मिल जाती है किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर ना। तो आपने 500 इस पर लगाने हैं, ठीक है, और 1000 आपने सैंपल्स पर लगाना है। और आपके जो SKU होंगे ना सैंपल्स पर, तो आपने 3 to 4 आइटम सेलेक्ट करने हैं, 3 या 4 से ज़्यादा आइटम आपने नहीं सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ B2B का प्लान, देन यू विल कन्वर्ट टू द B2C। ओके, बात आती है प्राइसिंग की, ठीक है। आपने प्राइसिंग ऐसे रखनी है कि अगर आपको कोई चीज़ 300 रुपये में मिल रही है ना, उसमें कस्टमाइज करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपना 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन करना है, सिर्फ जनाब, सिर्फ इतना, ठीक है। क्योंकि B2B के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यूनिट रेट बढ़ जाता है। जैसे कि आपको जब भी ऑर्डर मिलेगा ना, तो वो आपको 10 पीस, 20 पीस या 30 पीस के मिलेंगे, ठीक है। और यही जो चीज़ होती है वो एक अच्छी चीज़ होती है जो कि B2B में काम करती है, ठीक है ना। तो ठीक है, आपने सिर्फ प्राइसिंग अच्छी करनी है, 10 से 15%, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15% रखना अपना प्रॉफिट मार्जिन। और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इतना अच्छा सिलेक्ट करना है आपने, जो या तो आप किसी कंपनी से माल ला रहे हो या तो आप किसी होलसेलर से उठा रहे हो, बस। और उसको बोलना कि भाई मैं तुमसे माल उठाऊंगा और तुम्हें इतने में कर दूंगा। लेट्स से कि अगर कोई 300 की किसी भी शॉप पर कोई चीज़ मिल रही है और तो तुम उससे 250 रुपये में लोगे या 200 रुपये में लोगे, ठीक। बट
उसको बोलना कि हम तुमसे ज़्यादा क्वांटिटी में उठाएंगे, तो इस वजह से तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट होता है कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन चलता है। ओके, ऐसे करिए अभी हम बात करते हैं। देखो 500 तुमने लगा दी पैकेजिंग पर, 1000 लगा दिया तुमने सैंपल्स पर, कितने हो गए 1500। नेक्स्ट नंबर 6 स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर तुमने क्या करना है, रिव्यूज देने हैं। जो तुमने सिलेक्ट करी ना पैकेजिंग और ये सैंपल्स वगैरह, उसके तुमने किसी भी अपने एरिया के अंदर ना रिव्यूज देने कि भाई इतने रुपए इसमें इतना ये वाला प्रोडक्ट क्या बेस्ट है। अगर बेस्ट है तो ऑल गुड, ठीक है। और तुमने ना किसी जानने वाले से नहीं लेने, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो तुम्हें नहीं जानते हो या तुम उससे नहीं जानते हो, ठीक है। रिव्यूज ले लिए, ठीक है। और 100 में से 10 आउट ऑफ 100 में से 80, मतलब कि 10 आउट ऑफ 8 होने ही चाहिए रिव्यूज आपके फेवर में। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाए कि लेट्स से कि 200 रुपये का आपने प्रॉफिट मार्जिन रखा, 230 कर दिया या 240 कर दिया, 240 रुपये में आपने पैकेजिंग वगैरह लगाकर 250 कर दिया, और जो है आपने मार्केट में दिखा दी भाई शॉप पे ये 250 में आपको मिलेगा एक वाली प्रोडक्ट, तो वो बोलेगा कि हाँ इट्स ओके, ये वाला हम अफोर्ड कर सकते हैं और उतने में तुम्हारे फेवर में आ जाता है, ठीक है। तुमने 30 कम से कम 30 प्रोडक्ट कम से कम तुमने 30 शॉप पर जाना ही जाना है और तुमसे रिव्यूज लेने ही लेने हैं, ठीक है ना। इतने रिव्यूज ले लिया, अपन 6 स्टेजेस कंप्लीट होगा एंड देन हम चलते हैं 7 स्टेज। ओके, 7 स्टेज पर आ गए, अब रिव्यूज तो ले लिया। अब वो जो बाकी के 3500 रुपये ना, उन 3500 रुपये का तुमने क्या करना है, वही चीज़ सैंपल जो तुमने लिए थे ना, 4 आइटम जो लिए थे लाइन आइटम, वो तुमने बनवाने हैं या तुम बनाओ जो भी करो, व्हाटएवर इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है। वो तुमने बना लिया। और बनाने के बाद ना वही सारी चीज़ें तुमने ना किसी छोटे शॉप पर जाना है, क्योंकि अक्सर ये होता है जो क्लॉथिंग ब्रांड होते हैं ना, वो छोटी शॉप पर नहीं जाते हैं अपना प्रोडक्ट देने के लिए ना, क्योंकि छोटे शॉप वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ना, बोलते हैं हमें क्रेडिट में माल चाहिए। क्रेडिट मतलब उधार माल चाहिए, हमें 7 दिन का टाइम चाहिए, हमें 4 दिन का टाइम चाहिए, 5 दिन का टाइम चाहिए। तो वो ये बोलते हैं, जो कि जो क्लॉथिंग ब्रांड होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम प्रोडक्ट के हिसाब से ज़्यादा नहीं देंगे, हम तुम्हें 10 प्रोडक्ट को देंगे, 20 यूनिट दे देंगे, 30 यूनिट दे देंगे, तो उसमें हमें क्या की बचत मिल जाएगी, तो इसलिए वो क्रेडिट नहीं करते, ठीक है। तुमने क्या करना है, तुमने क्रेडिट करना है अगर तुमने लॉन्ग टर्म सोचना है। अगर तुमने शॉर्ट टर्म सोचना है तो तुम लेट्स से कि कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट में जान है, ठीक है। तुमने उसके रिव्यूज मिले, ओके। तुमने ना प्रोडक्ट बनवा लिया, 3500 की प्रोडक्ट बनवाने के बाद तुमने क्या करना है, शॉप पर गए, शॉप पर जाने के बाद तुमने ना ऐसे ऐसे करके ना सबको एक एक चीज़ें दे दी। अब तुम क्या करोगे कि ना, उन शॉप वालों को बोलोगे कि ना इसको डब्बी में लगा लो। अगर तुम नहीं ले ना तो कोई मसला नहीं है, तुम स्टार्टिंग में ना इसको डब्बी में लगा लो, अगर ये बिकते हैं तो हमें ऑर्डर दो और मैं ना तुम्हें अगले हफ्ते मिलूंगा। ये तुमने बेचना नहीं है, तुमने बस रिव्यूज देना उसके। अगर ये प्रोडक्ट चलता है ना, तुम्हारे पास तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, तो तुम मुझे बताओ, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि दुकान को ना हमेशा हमेशा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देना है। उसको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा ना अगर क्या, तो तुम्हें वो इंटरेस्टेड होगा, ओके। अब चलते हैं 8 स्टेज पर। स्टेज 8 ये है कि जब तुम एक हफ्ते बाद जाओगे ना उसके पास, तो जाने के बाद तुम उससे पूछना कि हाँ अब क्या रिजल्ट मिला। अगर रिजल्ट मिलता है ना 10 आउट ऑफ 7 भी मिलता है एटलीस्ट, ठीक है, तो तुम्हें वही वाले प्रोडक्ट्स अपने रख लेने हैं और उनसे ऑर्डर ले लेना है कि भाई तुम अपना ऑर्डर रख दे दो और नई वाला प्रोडक्ट मुझे उतार कर दे दो डब्बे में से। बस तुम्हें इतना करना है, ऑर्डर लेना है और तुमने कुछ नहीं करना। अब हम चलते हैं 9th स्टेज पर, ठीक है। 9th स्टेज में तुम्हें क्या करना है, तुमने अपने एरिया में तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ना कोई एक अमीर बंदा होता है, लाजमी होता है, ठीक है ना। या तुम्हारा दोस्त हो सकता है जिसके 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे पड़ेगा, मतलब 5 लाख, वो जो इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, तो उसे तुमने बोलना कि यार तुम मेरे इन्वेस्टमेंट कितने, तुम मेरे काम में इन्वेस्ट करो, मेरे पास ऑर्डर आए हैं, ठीक है, मेरे पास ऑर्डर आए हैं, मैं यही पैसे ना तुम्हें इसका प्रॉफिट के साथ ना तुम्हें क्या बोलते हैं दे देना, मान के तुम उससे कोई भी डील कर सकते हो, ठीक है ना। उससे एक डील बनानी है कि ना तुम मेरे 5% के पार्टनर हो। इससे क्या होता है कि रिस्क लो होता है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और शॉप पर जाओगे ना, शॉप पर जाने के बाद तुमने कम से कम भी 100 ऑर्डर ज़्यादा भी लेने हैं, 100 यूनिट के ना, मतलब 100 प्रोडक्ट्स। अगर एक प्रोडक्ट पे तो 50 भी मिलते हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 5000 होगा, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, ठीक है। तो 5000 का तुम्हारे पास प्रॉफिट मार्जिन आ गया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 9th स्टेज का कवर होगा। और 10th स्टेज पे तुम्हें क्या करना है, डिलीवरी कर दी। डिलीवरी करने के बाद तुमने एक सिस्टम बनाना है कि हाँ मैं तुम्हारे पास अब है ना, या हमारी कंपनी से तुम्हारे पास एक बंदा आएगा नेक्स्ट वीक, और जो है आफ्टर 2 वीक्स के बाद तुमसे रिव्यूज लेगा और तुमसे ऑर्डर से लेगा। बस इतना भी बोल देना तुमने, इतना भी बोल दी तो अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास इन्वेस्टर आ गया, तुम्हारे पास एक बेसिक सिस्टम आ गया जिससे तुम लाइन कवर कर सकते हो, ठीक है ना। और इतना करने के बाद ना तुमने यही चीज़ रिपीट कर, सिर्फ चीज़ 6 महीने रिपीट करनी है और तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है। सिर्फ 6 महीने B2B करने के बाद ना तुम आ जाना B2C पर। B2C के अंदर तुम्हें क्या करना है, B2C के अंदर तुम्हें अपना सोशल मीडिया बनाना है, ठीक है। और सोशल मीडिया के अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है 2x का, 3x का, इनफैक्ट 4x तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। सो वीडियो इज गोइंग टू एंड, हम जा रहा हूँ।